आज मैं आपको समास और उसके भेदों के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समास की परिभाषा के बारे में बताऊंगा और उसके बाद एक एक करके उसके भेदों का जो है वो वर्णन करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा को समझ लेते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनने वाले नए, सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया, परंतु इस परिभाषा में महत्वपूर्ण क्या है, जो ये तीन शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं, नए, सार्थक और संक्षिप्त। तो जैसे समास की परिभाषा इस प्रकार हुई कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनने वाले सार्थक, नए और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर। अब इसमें आप देखिए, रसोई के लिए घर, 1 2 3 4 चार शब्द है। जैसे कि हमने पढ़ा परिभाषा में कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, तो ये दो से अधिक है, बनने वाले नए, सार्थक और संक्षिप्त। अब ये रसोई घर जो है ये सार्थक भी है, नया भी है और संक्षिप्त भी है। मैं आपको समास के भेदों के बारे में बताऊंगा। और जो हमारा पहला समास है वो अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा समास है हमारा कर्मधारय समास और छठा समास है हमारा द्विगु। परंतु अब इनके लिए एक गीत रूप में मैं आपको समास के बारे में बताऊंगा। 4-5 पंक्तियों का गीत है, परंतु इस गीत में जो है वो मैं आपको इन पहले 4 समासों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद 5वें और छठे के बारे में बाद में बताऊंगा। और हम गीत रूप में इसको याद रख सकते हैं, परंतु आपको ये 4 जो है पहले इसी ही क्रम में जो है वो याद करने पड़ेंगे। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। इन चारों को एक क्रम में याद करना पड़ेगा, तभी ही ये जो है क्रम जो है वो गीत पर जो है वो फिट बैठेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो पहले 4 समास हैं हमारे, इन पर एक गीत जो है वो दिखाया मैंने, और इन गीत की पंक्तियों को जब आप याद करेंगे तो ये आपको समास जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पहले मैं पढ़ के बताऊंगा और फिर हम गा के बताएंगे और फिर आपके साथ मेरे गाएंगे। तो पहली लाइन में है कि पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में होते हैं दोनों समान, चौथे में ना पहला ना दूसरा, कोई और ही खंड होता है प्रधान। अब इसमें इसको और मजेदार बनाने के लिए हम इसको पहले मैं गाऊंगा और फिर उसके बाद आप भी गाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है कि पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में होते हैं दोनों समान, चौथे में ना पहला ना दूसरा, और ही खंड होता है प्रधान। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में होते हैं दोनों समान, चौथे में ना पहला ना दूसरा, और ही खंड होता है प्रधान। अब हम समास की जो पहले 4 समास हैं उनकी परिभाषाएं जो हम समझेंगे एक एक करके। और इसमें जो हमारा पहला समास है वो है अव्ययीभाव समास। इस समास की परिभाषा है कि जिस समास में पहला खंड प्रधान हो और दूसरा खंड गौण हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, हर रोज या हर दिन। तो इसमें ऐसा है कि जो गीत हमने अभी बनाया है या गाया है उसमें पहली पंक्ति थी कि पहले में पहला। तो पहला समास हमारा अव्ययीभाव है और पहले में पहला कहने का अभिप्राय ये है कि इस समास का पहला खंड जो है वो प्रधान होता है और दूसरा खंड जो है वो गौण होता है। फिर भी आपको अगर यहाँ पर समझ नहीं आती है कि कौन सा खंड जो है वो प्रधान है और कौन सा खंड जो है वो गौण है, तो जिसकी ये पहचान होती है कि सरल पहचान देखें कि अव्ययीभाव समास का पहला शब्द जो है वो अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द वो शब्द होता है जो लिंग, वचन, कार्य और काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। तो उसी अव्यय शब्द से अव्ययीभाव समास जो है वो बना है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिदिन देख रहे हैं, तो इसमें जो पहला शब्द है ये प्रति जो है वो अव्यय शब्द है। ये शब्द जो है ना लिंग के अनुसार बदलेगा, ना वचन के अनुसार बदलेगा और ना ही काल के अनुसार बदलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिदिन में जो कौन सा समास है अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि जिस समास में दूसरा खंड प्रधान हो और पहला खंड जो है वो गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब इसके 2 खंड, पहला ये दूसरा ये, पहला राज दूसरा पुत्र। तो अगर मान लो हमें समझ नहीं आ रही है कि पहला खंड प्रधान है या दूसरा खंड प्रधान है, तो इसमें क्या इसकी क्या पहचान होती है। इस समास में कार्य चिन्हों का लोप होता है, कार्य चिन्ह गायब होते हैं। जब हम इनको क्या कहते हैं, जब हम इनको खोलते हैं तो उसके बाद कार्य चिन्ह वो प्रकट होते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये कार्य चिन्ह, ये कार्य क्या बताया मैंने आपको कि जिस समास में दूसरा खंड प्रधान हो और पहला खंड गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं राजपुत्र, पुत्र शब्द है वो क्लियर साफ है, हम स्पष्ट है कि पुत्र शब्द स्पष्ट एक होता है। परंतु पीछे राज दिया है तो राज का हमें कोई मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इसकी खास पहचान ये है कि इसमें
कार्य चिन्हों का लोप होता है, गायब हो जाते हैं, तो इसको विक्रय करते हैं, तो तब कार्य चिन्ह इसमें प्रकट हो जाते हैं। तो इसका यही इसकी पहचान है कि इसमें कार्य चिन्हों का लोप होता है, और जब हम इस समास का विक्रय करते हैं तो कार्य चिन्ह वो प्रकट हो जाते हैं। आपको गीत रूप से बताया था तीसरे का कि तीसरे में होते हैं दोनों समास। तो तीसरा समास हमारा द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता दाल रोटी। अगर फिर भी इसमें आपको समझ नहीं आती है तो इसमें क्या होता है कि दोनों खंडों शब्दों के बीच में जो है वो योजित का चिन्ह होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों खंड प्रधान का मतलब कि जैसा महत्वपूर्ण हमारे लिए पहला खंड है उतना ही महत्वपूर्ण मान लीजिए दूसरा खंड भी है। जैसे माता पिता, जैसे मान लीजिए माता महत्वपूर्ण है वैसे ही मान लीजिए पिताजी महत्वपूर्ण है। दाल रोटी, जैसा दाल शब्द मान लीजिए महत्वपूर्ण है वैसे ही रोटी भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों खंड जो है वो प्रधान होते हैं। कि हमारे गीत की जो चौथी लाइन थी कि चौथे में ना पहला ना दूसरा बल्कि कोई और ही खंड होता है प्रधान। तो हमारा जो चौथा बहुव्रीहि समास है, इस समास में ना तो पहला खंड प्रधान होता है ना ही दूसरा खंड प्रधान होता है, बल्कि कोई और ही तीसरा खंड जो है वो प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, तो पीले हैं वस्त्र जिसके, ना तो इसमें पीला शब्द प्रधान है और ना ही वस्त्र शब्द प्रधान है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण इस शब्द जो है वो इसमें प्रधान है। ठीक है, समास ये बहुत ही आसान समास है। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। उदाहरण के लिए नीलकमल, नीला है क्यों कमल। अब इसमें ये जो शब्द है ये विशेषण है और ये कमल जो है वो विशेष्य है, जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है। भाषा ये है कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ये इसकी पहचान है, जैसे चौराहा, चार राहु का समूह, अठानी, 8 आनों का समूह। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। पद होता है संख्यावाचक पद जो है वो होता है, और यही इसकी पहचान होती है, जैसे चौराहा, चार राहुओं का समूह।